नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली सूची जारी हो गई है। जिला पंचायत वार्ड प्रत्याशियों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई है, जिसमें गाजियाबाद, रामपुर, सहारनपुर के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। झांसी, महोबा, चित्रकूट, संत कबीर नगर के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। इसके अलावा कन्नौज, गोरखपुर, कानपुर नगर के प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान हुआ है। पहले चरण में 10 जिलों के प्रत्याशी घोषित किए गए, यानी कि पहले चरण में जहां जहां वोटिंग होगी उन इलाकों के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। पहले चरण की अगर बात करें तो कुल 307 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। और अगर हम बात करें तो गुरुवार के दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर लंबा मंथन चला था और उसके बाद आज शुक्रवार को 307 लोगों की एक सूची भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई है। और विशेष तौर पर जो पहली सूची है इसमें उन जगहों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है जहां पर पहले चरण में चुनाव होंगे। कन्नौज है, गोरखपुर है, गाजियाबाद है, कानपुर है, रामपुर है, सहारनपुर है। इन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस पहली सूची में किया गया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल यानी कि गुरुवार को जो मंथन हुआ था उसके बाद ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी भी पहली सूची जारी की जा सकती है। हमारे साथ आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की ओर से आई है और माना जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंथन चल रहा है जल्द ही अगली सूची भी आएगी। देखिए, हम यहाँ पर लोगों को हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि आज से लेके कल तक यानी कि अगले 2 दिनों में भाजपा पहले 2 चरणों में होने वाले चुनाव की सूची जारी कर सकती है। उसी क्रम में आज पहली सूची जारी की गई जिसमें 10 वह जिले हैं जिसमें पहले चरण में चुनाव होने हैं। उसमें 307 जो प्रत्याशी हैं उनके नाम घोषित किए गए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आज से लेकर कल तक दूसरे चरण में भी जो चुनाव होने हैं उनके भी उम्मीदवारों की सूची बहुत जल्द आ जाएगी। आज इस सूची को जो जारी किया गया है उसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे हैं, साथ में संगठन मंत्री सुनील बंसल भी रहे हैं। और सुनील बंसल ने ये सूची जारी करते ही पश्चिम बंगाल चुनाव में निकल गए थे क्योंकि वहां पर भी वो 35 विधानसभाओं में प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की नजरिए से देखें आदित्य, तो इस पूरे पंचायत चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि जो भी लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े वो जीत दर्ज करें, ताकि इस पंचायत चुनाव को एक सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले, तो एक मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी की जीत का बने। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि ये एक तरह से विधानसभा 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसका ये सेमीफाइनल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सेमीफाइनल नहीं है, बिल्कुल ही ये सेमीफाइनल है। और उसी की जमीन को तैयार करने के लिए प्रत्याशी पहली बार भाजपा के सिंबल पर उतारे हुए हैं। पार्टी सिंबल पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसमें भाजपा की जो हमने सूची देखी है, सूची में जो प्रत्याशी देखे हैं उसमें भाजपा का पूरा फोकस है ओबीसी वोटों को कैप्चर करने की, ताकि ओबीसी वोट पूरी तरह से भाजपा के हो जाए। जो वोट बैंक अभी तक सपा या बसपा में हुआ करता था उसको हथियाने की कोशिश की गई है। जी। और इसमें अगर आदित्य हम भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से रिपीट चाहती है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है, उत्तर प्रदेश को हम सिर्फ एक राज्य के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। 2022 के बाद जब 2024 के चुनाव होंगे तो वहां पर बीजेपी वापसी तभी देख सकती है जब वो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मजबूत होगी। और आपने जैसे बताया कि पहली बार सिंबल अलॉट किया गया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आम मतदाता हैं, जो आम लोग हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर अभी एक पॉजिटिव वाइब्स चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 साल पूरे होने पर एक पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया था, प्रदेश ही नहीं, यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे
कि बंबई में भी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के होल्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे, दिल्ली में भी लगाए गए थे। उसका साफ एक संदेश ये देना चाहती है भाजपा कि 4 सालों में उसने इतना विकास कार्य किया है, उस विकास कार्य के दम पर वो आम जनता के बीच में चुनाव के मैदान में पहुंची हुई है और वो अपना आधार, अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भी, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का रास्ता निकलता है, जी जी, में सरकार बनाने का रास्ता निकलता है, वो उत्तर चलिए प्रदेश बिल्कुल आदित्य, इसे एक सेमीफाइनल ही माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में दूसरी सूची भी आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर लापरवाह अफसरों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक मैसेज है, एक नसीहत नितिन गडकरी ने लापरवाह अफसरों को दिया है। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसकी मैं छुट्टी कर दूंगा। नितिन गडकरी लापरवाह अधिकारियों को लेकर ये पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने इस तरीके की बात कही है। नितिन गडकरी केंद्र के उन मंत्रियों में शामिल हैं जिनको सबसे बेस्ट परफॉर्मर के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस मंत्री का है, किस मंत्रालय का है, किस विभाग का है, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है वो टॉप पर होगा। और इस तरीके का मैसेज लगातार वो अफसरों को देते आए हैं कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपकी छुट्टी तय है, आपको वीआरएस दिलवा दूंगा, वीआरएस देने में विश्व रिकॉर्ड में बनाऊंगा, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं। और जो बार बार मैं कह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं जब नितिन गडकरी ने इस तरीके की बात कही है। मुझे बताया अभी मंत्री जी ने कि इसमें बहुत देरी होती है और तकलीफ देती है। मैंने भी मीटिंग ली थी और मैंने अधिकारी को कहा कि 1 बोरा नारियल लाओ और एक लेटर ड्राफ्ट करो कि जो काम 3 महीने में प्रोजेक्ट नहीं होगा उसको वीआरएस दो, उसकी छुट्टी कराओ और नारियल हाथ में दो, उसको ऑफिस के बाहर भेजो। तो फ्लाईओवर का लोकार्पण आज हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड कनेक्टिविटी का काम उत्तर प्रदेश में लगातार तेजी से हो रहा है। तो जिस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने नसीहत दी, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी का काम तेजी से हो रहा है। फ्लाईओवर के बनने से जाम जो एक बड़ी स्थिति बनती है, जाम से मुक्ति मिलेगी। और नितिन गडकरी की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की है कि नितिन गडकरी जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 280 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से पुल का निर्माण हो रहा है और सड़क निर्माण में भी केंद्र ने बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश को दिया है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उन्होंने धन्यवाद किया। राजनाथ सिंह भी आज मंच पर मौजूद थे क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें एक बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है विशेष तौर पर नितिन गडकरी का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा आपको सुनवाते हैं। मैं आभारी हूं दिल्ली से मेरठ के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वहां पर 12 लेन के एक्सप्रेस वे के निर्माण को लगभग पूरा करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है। आज मैंने भी सुना कि अब तक 2 घंटे की जो दूरी तय होती थी वहां पर हमारे एक जनप्रतिनिधि ने मात्र 55 मिनट में इस दूरी को तय किया है और आने वाले समय में इसको और भी सहज और सरल बनाने में मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर रोड कनेक्टिविटी में बहुत बेहतर कार्य हुआ है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने में राज्य सरकार को मदद मिली है। हर जनपद मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी अंतिम चरणों में चल रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 5 नए एक्सप्रेस वेज के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य 50% से अधिक पूरा हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। तो मेरठ से प्रयागराज के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यह प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने मांग की है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखी गई सड़कों के नाम बदलने चाहिए।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी। उनका ये डिमांड, उनकी ये मांग है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर जो सड़कों के नाम रखे गए हैं उनके नाम बदले जाने चाहिए। देश की तमाम सड़कों के नाम मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर आज भी हैं। इससे साधु संतों ही नहीं बल्कि आज के युवाओं को भी कष्ट होता है, इसलिए इन सड़कों के नाम बदले जाने चाहिए। भारत को आज़ाद हुए लगभग 74-75 साल हो गए, लेकिन मुगलों की और अंग्रेज़ों की कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ रह गई जो हम लोगों के लिए, जब वो चीज़ें देखते हैं या उनके नाम की बनी हुई कोई चीज़ देखते हैं तो हम लोग कष्ट होता है। जिन्होंने भारत पे आक्रमण करके, गद्दारी करके, भारत के लोगों को गुमराह करके भारत पे राज्य किया, उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने रोड बना दी। अब आप दिल्ली जाओ तो तुगलक रोड, बाबर रोड, क्या मतलब भाई? इन लोगों के नाम से रोड क्यों रखी जा रही है? वहीं एम्बुलेंस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अलका राय ने इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने प्रमुख सचिव से इस मामले में जांच की मांग की है। मुख्तार अंसारी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप है अलका राय का। मुख्तार अंसारी पंजाब से ही साजिश रच रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में, जो एम्बुलेंस का प्रकरण है, ये न्यूज़ ऑन इंडिया ने सबसे पहले आपको दिखाया था। और इसके बाद इस मामले में अलका राय, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कृष्णानंद राय की पत्नी हैं, जो विधायक हुआ करते थे, और उनकी हत्या हुई, और उसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। लेकिन हालांकि मुख्तार अंसारी को उस मामले में राहत मिली, लेकिन परिवार और आसपास के लोग मानते हैं कि उसमें मुख्तार अंसारी का रोल था। और अब अलका राय ये कह रही है कि मुख्तार अंसारी पंजाब से ही गेम खेलने की कोशिश कर रहा है और वहीं से वो साजिश रच रहा है। सत्ता में रह कर के यही सब कामें किए हैं मुख्तार। हत्या करना, किस तरह यह है, देखिए एम्बुलेंस को अपना किस डॉक्टर के नाम से एम्बुलेंस है, उसका कोई न कागज़ है न कोई पत्तर है। जिस हॉस्पिटल से वो एम्बुलेंस से किया गया, उस हॉस्पिटल का भी कोई पता नहीं है। यह उसका बहुत बड़ा गेम है, वह बहुत बड़ा गेम खेल रहा है वो व्यक्ति। इसमें उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हम प्रमुख सचिव से अपने अपील भी की हूँ और मैंने कही भी हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि एम्बुलेंस पंजाब पहुँचे कैसे। मुख्तार वापस आना चाहिए मुख्तार को। हमको उत्तर प्रदेश सरकार से कोई किसी चीज़ की मांग नहीं है। मांग यही है, जो न्यायालय में केस मुकदमा जो चल रहा है, मेरा भी है और बाकी लोगों का है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय के लिए गुहार लगाऊंगी अपनी सरकार से। वहीं अतुल राय के खत लिखने पर भी अलका राय ने बयान दिया है। अतुल राय और अजय राय को क्यों डर लग रहा है, ये अलका राय ने पूछा है कि आखिरकार अजय राय को डर क्यों लग रहा है। मुख्तार का ही अतुल राय शागिर्द रहा है। मुख्तार अंसारी ने अजय राय का समर्थन किया था। दोनों बताएं उन्हें मुख्तार से डर क्यों लग रहा है, ये सवाल विधायक अलका राय ने पूछा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि मुख्तार के आने के बाद लोगों को डर लगने लगा है, जान का खतरा सता रहा है। अब किसको डर है हम तो नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे अजय राय बोल रहे हैं, अजय राय तो खुद ही कांग्रेस के नेता हैं और ऐसे जब 2014 में चुनाव हो रहा था, मुख्तार लड़ रहा था यहाँ बनारस से, उस समय उनका सपोर्ट किए थे। अब किस चीज़ से उनको डर लग रहा है हम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए। अतुल राय के बारे में भी पता चल रहा है कि अतुल राय भी कर रहे हैं, तो अतुल राय तो उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं के साथ कम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको कैसी डर हो गई, अतुल राय को कैसे डर हो गई, जबकि वो सांसद हैं और इस तरीके से डर रहे हैं जेल में बंद होने के बावजूद। इस पे हाँ जेल में बंद है ठीक है, बाकी वो अपने चरितार्थ के पर जेल में बंद है।
वैसे व्यक्ति का क्या कैसा डर कैसा है। हापुड़ में 6 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। हापुड़ में 6 लाख से ज्यादा के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। 2 लोगों की इस दौरान गिरफ्तारी भी बताया जा रहा है कि चैनल का एक पत्रकार बनकर ये नकली नोट सप्लाई करते थे। इनके पास से एक बाइक, 18 मोबाइल और नकली नोट बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 का इनाम भी दिया है। हापुड़ में नकली नोटों का धंधा चल रहा था और पुलिस ने कार्रवाई की है। 6 लाख रुपए के नकली नोट पुलिस ने बरामद किया है और इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 2600 नए कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 9 मरीजों की मौत भी हुई है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 935 केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग शहरों की अगर हम बात करें तो लखनऊ की बात होगी, लखनऊ में 935 केस है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 136 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की जो संख्या है वो अब बढ़कर 6,19,783 हो गई है। प्रदेश में अब तक 8,820 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक 5,99,045 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि कोरोना के बचाव और व्यवस्थाओं को तत्काल मजबूत किया जाए। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय भी उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। कोरोना टेस्टिंग का काम पूरी क्षमता से संचालित हो, क्योंकि टेस्टिंग होगा तो ही स्थिति बेहतर होगी। संदिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समिति को पूरी तरीके से सक्रिय करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को प्रभावी ढंग से संचालित भी किया जाए। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित किया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान देने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया हुआ है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले पर सरकार ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद किए जाएंगे। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि 8वीं तक के जो स्कूल हैं उसे 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि 8 क्लास तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री के एंड से ये आदेश आया है, यानी कि 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो अब 11 अप्रैल तक स्कूल नहीं जा सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आरक्षण लिस्ट को लेकर एक याचिका लगाई गई थी जो खारिज हो गई है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की वजह से कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कुछ याचिकाओं को लेकर कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट ने उस पर जो याचिका लगाई गई तो उसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब हस्तक्षेप करने का मामला बनता ही नहीं है। गोरखपुर के परमात्मा नायक समेत 2 लोगों ने ये याचिका लगाई थी और इन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में आपकी इस बात को सुनेगा। लेकिन हाईकोर्ट ने पहले ही ये कह दिया था कि 2015 को बेस ईयर मानकर आरक्षण की लिस्ट तैयार हो। और अब जब ये लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट से फिर हाईकोर्ट आए तो हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब इस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बिजनौर में एक रिटायर्ड शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सरेआम एक महिला ने शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। तो बड़ी खबर है बिजनौर से, जहां पर रिटायर्ड शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला ने शिक्षक को सरेआम थप्पड़ मारा है और महिला ने इस शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, उसके बाद उसने थप्पड़ मारा है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंचा है, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिजनौर के अफजलगढ़ के जामुनवाला इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। बिल्कुल 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 हमें बहुत बुरा लगा।
मारो मारो तो बिजनौर का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस शख्स को थप्पड़ मारा जा रहा है वो बताया जा रहा है कि शिक्षक है, और जो महिला थप्पड़ मार रही है उसका आरोप है कि शिक्षक ने महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद उसे वो सरेआम थप्पड़ मार रही है। फिलहाल ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बागपत में विकास भवन के बाहर बीडीओ धरने पर बैठे हैं। एसडीएम बागपत पर बीडीओ ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। अनुभव सिंह पर पोलिंग बूथ चेंज कराने का आरोप लगाया है और बीडीओ ने एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो बागपत से ये बड़ी खबर है जहां पर दो बड़े अधिकारी आमने सामने हो गए हैं। बीडीओ धरने पर बैठे हैं। आरोप एसडीएम पर है कि एसडीएम ने उनके साथ बदसलूकी की है और पोलिंग बूथ चेंज कराने का आरोप बीडीओ ने एसडीएम पर लगाया है। और अब वीडियो की ओर से ये मांग की जा रही है कि इस मामले में एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। ये कल मीटिंग बुलाई गई थी एसडीएम साहब के द्वारा और वहाँ पे मीटिंग में बुला के हमें फर्जी तरीके से बूथ बदलने के लिए बोला गया। जब हमारा विरोध किया, हमने विरोध किया तो उसमें बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई भूपेंद्र द्वारा और एसडीएम साहब द्वारा, और वहाँ से मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में हमारे फर्जी तरीके से घर पर पुलिस भेजी, मुकदमा दर्ज करा गया और उसमें पुलिस भेजने पे जो इतना दबाव डाला, उसमें जो प्रमोद जी है उनकी सास एक्सपायर हो गई सदमे में आके। हम उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं भूपेंद्र के खिलाफ और एसडीएम साहब के खिलाफ। एसडीएम कौन से हैं? एसडीएम है श्री अनुभव सिंह, बागपत एसडीएम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।